हो गया ना? हाँ हो गया हो गया। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। नहीं हुआ क्या? रेड हो जाएगा। नहीं उसमें लिखा, हाँ हो गया। हाँ जी। देखें मैंने आपको अभी तक जो बताया था, मैंने आपसे कहा था हमारे पास वेरियस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस पर अप्लाई करते हैं। उनके नंबरों की मैं बात नहीं करना चाहता, कौन कौन से नंबर हैं। मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताने का प्रयास किया था, मैंने ये बताने का प्रयास किया था एसएफएस के बारे में कि जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये मैंने आपसे कहा था दीज आर नॉट रिलायबल, क्योंकि मैनेजमेंट इनको विंडो ड्रेस कर सकती है, इसमें हेराफेरी कर सकती है, वो प्रॉफिट दाएं बाएं शिफ्ट कर सकती है, एक सब्सिडरी का प्रॉफिट दूसरी सब्सिडरी में भिजवा सकती है, ये रिलायबल नहीं होते हैं। हेंस दीज आर नॉट, क्या लिखूं, प्रिपेयर्ड लिखूं या पब्लिश्ड लिखूं? हेंस दीज आर नॉट, प्रिपेयर्ड लिखूं या पब्लिश्ड लिखूं? भाई प्रिपेयर तो होते हैं, दीज आर नॉट पब्लिश, ये पब्लिश नहीं किए जाते शेयर होल्डर के लिए क्योंकि रिलायबल नहीं होते हैं, बट स्टिल दीज आर नीडेड, ये चाहिए अभी भी होते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप बनाएंगे नहीं। देयरफॉर वी हैव इंड एएस 27 या IAS 27, तो इसलिए हम लोग बनाते तो हैं अपने पास, ठीक है ना। हाँ तान्या कह रहे हैं कि सर पब्लिश इंडिया में तो जरूरी है, हाँ बिल्कुल तान्या। नॉट पब्लिश्ड तो मैं यहां लिख देता हूं इन इंडिया, पब्लिश्ड ऑल्सो ड्यू टू कंपनीज एक्ट। मैं विदेश चला गया था बेटा तान्या, इसलिए मैं भूल गया कि ये बात भी तो बतानी पड़ेगी कि हमें अपने पास कंपनीज एक्ट की वजह से इसे पब्लिश करना पड़ता है। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि इसके अंदर हमारे पास कुछ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ चर्चा की थी मैंने। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, ये हमारे पास इंड AS 27 में आता है। अमन आपको लिखना नहीं है बेटा, एक समरी वीडियो बना रहा हूं, आप बाद में इसे चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये कौन डील करता है? ये डेल्ट बाय इंड AS 27। अच्छा बाकी की सारी इन्वेस्टमेंट्स को कौन डील करता है? इसका मतलब जब आप इंड AS 109 पढ़ोगे ना, जब इंड AS 109 पढ़ोगे तो वहां पर मैं सबसे पहली बात लिखूंगा कि आउट ऑफ स्कोप। जानते हो मैं इंड AS 109 में आउट ऑफ स्कोप में क्या डाल दूंगा? मैं बोलूंगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ 109। तो आप कहेंगे सर ये आउट ऑफ स्कोप क्यों है? क्योंकि वो किसी और के स्कोप में आ गया है। ओके, क्योंकि वो यहां है डेल्टा, तो यहां पर आउट ऑफ स्कोप हो गया। यहां हमें क्या कहा गया है? यहां हमको कहा गया कि इसको रिकॉर्ड करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कॉस्ट मेथड, दूसरा हो सकता है फेयर वैल्यू मेथड या रीवैल्यूएशन मेथड। ये फेयर वैल्यू मेथड कौन सा है? ऑफ 109। इसका मतलब ये कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी, एसोसिएट कवर्ड तो इंड AS 27 में है, पर 27 109 के पास भेज सकता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब 109 का इन पर प्रयोग हो सकता है। अच्छा, जब हम कॉस्ट मेथड की बात करते हैं तो कॉस्ट इज डिफाइंड बाय इंड AS 103, ये 103 के द्वारा डिफाइंड है। जब मैं फेयर वैल्यू रिवोल्यूशन मेथड बोलता हूं तो यहां पर दो आपके पास फर्दर चीजें आती हैं। या तो ये हो सकता है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, या ये हो सकता है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, डिपेंड करता है। अगर वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रीजन से होल्ड की गई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो हमारे पास इनमें से कोई एक प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हो। इसके अंदर कुछ कुछ बातें हमने आपको विशेष बताई थी। हमने आपसे कहा था कि भाई क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो हमने कहा देखो क्लास नॉट डिफाइंड। भाई क्लास का मतलब कोई डिफाइंड नहीं है।
तो इसका मतलब ये कि हमारे पास क्लास अगर कोई पूछे तो मैं क्लास तो नहीं बता सकता, फिर भी जनरली मैंने आपसे बात कही थी, तो बताओ जनरली सब्सिडरी इज क्लास, generally joint venture is a class, generally associate is a class। तो मैंने कहा जनरली ऐसा होता है कि हम इनको क्लासेस इस तरह से बोलते हैं, बट स्टिल टू joint ventures can be considered as two classes if purpose of holding इज डिफरेंट। अगर उनका पर्पस ऑफ होल्डिंग डिफरेंट है तो हमने कहा हम अपने पास उसको अलग अलग भी क्लासेस बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्लास के बारे में बात क्या करना चाहते हो? इंड AS 27 कहता है कि आप अपने पास सेम पॉलिसी लगाएंगे कॉस्ट की या फेयर वैल्यू की ऑन क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? And it can be revoked and or it cannot be revoked, and it can be revoked। इसको हम चाहें तो इसको हम रिवोक कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो हम इसको रिवोक कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो इसको हम रिवोक कर सकते हैं। वेरी गुड, सबने कहा सर दिमाग मत खराब करो, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। इसका मतलब एक बार आपने ये पॉलिसी चूज कर ली तो फिर ये रिवोक नहीं हो सकती है। हमने आपसे इसके बाद एक और बात बताई थी, हमने कहा था जब भी आप अपने पास सब्सिडरी बनाएंगे सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का जब भी क्रिएशन होता है, जब भी जन्म लेती है, तो अब मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी कॉस्ट उस दिन क्या रखनी है, इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। उस दिन कॉस्ट क्या होनी चाहिए? फेयर वैल्यू। तो वैसे अगर मान लो उस दिन आपने खरीदा ही होगा तो फिर तो वही कॉस्ट होगी, वही फेयर वैल्यू होगी। इसमें प्रॉब्लम कहां आती है? दैट इज अर्लियर लॉट्स इन सब्सिडरी। उस सब्सिडरी में अगर कोई आपके अर्लियर लॉट्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? शुड बी रीवैल्यूड, शुड बी रीवैल्यूड। उन्हें आपको रीवैल्यू करना जरूरी है। फिर से वो रीवैल्यूएशन किसके थ्रू होगा? P&L या OCI, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कैटेगरी में ट्रांसफर होनी चाहिए। मैंने एक बात आपको ये बताई थी। अच्छा, ये रीवैल्यूएशन सारी सब्सिडरीज का होगा? नहीं समझ में आई। मान लो एक सब्सिडरी 1 है, एक सब्सिडरी 2 है, एक सब्सिडरी 3 है। आज 31 मार्च 2019 है। 31 मार्च मत बोलो, कहीं आप ईयर एंड पे ले जाओ। आज 31 जनवरी 2019 है। आज हैप्पी बर्थडे हुआ, सब्सिडरी 4 बनी है। सारे बच्चे बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज हैप्पी बर्थडे हुआ है किसका? S4 का। तो इसका तो रीवैल्यूएशन मैंडेटरी है। सवाल ये उठता है क्या इनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सिडरीज हैं उसका भी रिवैल्यूएशन करना होगा? द आंसर इज नो। जो क्रिएशन है उसके बारे में मैंने लिखा है, बट एक बात मैंने कही है, पॉलिसी विल बी पॉलिसी ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू विल बी सेम फॉर ऑल सब्सिडरीज इन अ क्लास। उस क्लास के अंदर जितनी सब्सिडरीज हैं उनके लिए आपको एक ही पॉलिसी रखनी पड़ेगी। अगर कॉस्ट पर वैल्यू कर रहे हैं तो भी रिवॉल्यूशन होगा। प्रिया पूछ रहे हैं अगर कॉस्ट पर है तो भी रिवॉल्यूशन होगा। मेरे बच्चे, जब भी सब्सिडरी का जन्म होगा तो रिवैल्यूएशन जरूरी है। इसका मतलब आप अगर कहें सर सब्सिडरी पहले से ही थी तो फिर दोबारा जन्म थोड़ा ना हुआ उसका। इसका मतलब अगर मान लीजिए वो पहले एसोसिएट थी और अब सब्सिडरी बनी है, पहले कॉस्ट पे थी तो अब रीवैल्यू करना जरूरी है। जब जब सब्सिडरी बनेगी या एसोसिएट बनेगा या जॉइंट वेंचर बनेगा तो आपको अपने पास उनका रिवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। गौरव पूछ रहा है ईयर एंड पर भी रिवैल्यूएशन होगा? तो भाई ईयर एंड पर भी रिवैल्यूएशन होगा, बताओ कब होगा? वैसे ये पॉइंट लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है। ईयर एंड रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड इफ इन्वेस्टमेंट्स आर एट फेयर वैल्यू। अगर आप उनको फेयर वैल्यू पर पॉलिसी बना रखिए फिर आप उसको अपने पास ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ एक बात तो ये डिस्कस की थी,
दूसरी बात मैंने आपके साथ की थी रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। मैंने आपके साथ दूसरी चर्चा की थी रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। मैं उस कंसोलिडेशन की बात को शॉर्ट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। आई विश कि मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के जरिए उसको कवर करूं। तो क्या ये वाला पार्ट मैंने रिवाइज कर दिया, कंसोलिडेशन वाला पार्ट मैंने रिवाइज नहीं किया। इसका मैं शॉर्ट वीडियो कल बना दूंगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस के साथ इसे याद कराऊंगा कि ये क्या चीज है। तो आप में से किसी को दिक्कत हो तो बताइए, इसको मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं।